हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो फिर से आपका स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी में। तो इस सीरीज़ में क्या कर रहे हैं, इस सीरीज़ में करवा रहा हूँ मैं आपको जीएमआई का पीवाईक्यू डिटेल एनालाइज। कौन सा सब्जेक्ट का भाई? मैथ्स का, है ना। तो ऑलरेडी इसमें क्या डिस्कस कर लिया अब तक, 2016 से लेकर 2022 तक का पीवाईक्यू ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है, सबसे पहले आप चले जाएँ प्ले लिस्ट में, वहाँ पर आपको सीक्वेंस में मिल जाएगा 2016 से लेकर 2022 तक का। तो आज करने वाले हैं 2023 का पीवाईक्यू। इसका ही मैं आपको डिटेल एनालाइज करवाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन समझाऊंगा। और आई होप कि आपको ये कुछ लेक्चर भी आपको देखने में बहुत मज़ा आएगा और क्वेश्चन हर एक समझ में आएगा आपको। तो इसके बाद बचता है आपका 2024 का पीवाईक्यू, जो कि मैं आपके लिए कर लेकर लाऊंगा, ठीक है। तो कल आपका जामिया का पीवाईक्यू सीरीज़ हो जाएगा कंप्लीट। अगर आपको चाहिए वन शॉट लेक्चर, है ना, एग्जाम से पहले अगर वन शॉट लेक्चर चाहिए, कंप्लीट मैथ्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, तो मैं आपके लिए लेकर ज़रूर आऊँगा, ठीक है भाई, ज़रूर बता देना। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं 2023 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या था 2023 का, फॉर एनी नेचुरल नंबर n, है ना, एनी नेचुरल नंबर n ग्रेटर देन 1, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट ऑफ पैथागोरियन। देखो ये सिंपल सा ट्रिपलेट पूछा गया किसका? पैथागोरियन का। तो इसका हमें पता होता है कंसेप्ट इसका क्या है कि पैथागोरस का ट्रिपलेट का क्या होता है कंसेप्ट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ये आपका कंसेप्ट होता है, ठीक है। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर होना चाहिए हमेशा सी के स्क्वायर। तो इसी कंसेप्ट को लेकर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन को आपको चेक करना पड़ेगा। ऑप्शन को चेक करके आप बताएंगे कि इसमें से कौन सा सही है, ठीक है। तो देखो ऑप्शन नंबर फर्स्ट चेक करते हैं। इसने क्या बोला है, पहला एक कंडीशन इसने दे रखा है। कंडीशन क्या दे रखा है, आप जो एन का वैल्यू लोगे वो ग्रेटर देन 1 लेना है। अब 1 आप नहीं ले सकते, चाहे आप 2 लो, 3 लो, 4 लो, 5 लो, कुछ भी लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप 1 नहीं ले सकते हो, है ना भाई। इसने क्लियर मना कर दिया, तो 1 का वैल्यू आप नहीं लोगे। तो मैंने क्या माना है, देखो यहाँ पे मैंने माना है एन का वैल्यू मैं क्या लेके माना हूँ, 2 माना। अब चाहो तो 3 मान सकते हो, 4 मान सकते हो, कुछ भी मान लो, बट 1 नहीं मानना है, ठीक। तो मैंने यहाँ पे 2 लेकर बनाया है। देखो मैं ऑप्शन 1 को अब चेक करता हूँ यहाँ से। ऑप्शन 1 में क्या है, एन स्क्वायर, है ना, फिर एन स्क्वायर माइनस 1, एन स्क्वायर प्लस 1। तो ये देखो इसके फॉर्म में मैं इसे कन्वर्ट कर दिया हूँ ना, इसको जो कंसेप्ट है। तो मैं एन को क्या माना है, ए माना है, एन स्क्वायर। देखो पहले वाले को ए मान लो, सिंपल सा। देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, आपका जो पहला है उसको ए मानो, दूसरा को बी मानो, तीसरा को सी मानो। एग्जाम ऐसे ही सोचना आपको, है ना। तो पहला ए, दूसरा बी, तीसरा सी। तो पहला ए है, तो क्या ए का स्क्वायर, तो मतलब आपने एन का मीन, देखो एन है तो एन का वैल्यू क्या माने है बताओ, 2 माने हैं। तो इसके बदले में यहाँ पे देखो मैंने लिख दिया एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, एन स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। सब में स्क्वायर स्क्वायर लगा दिया ना, इसमें भी स्क्वायर लगा दिया, इसमें भी लगा दिया, इसमें लगा दिया स्क्वायर, क्योंकि आपको इस फॉर्मेट में चेक करना होता है। अब सेकंड स्टेप क्या करना है इसमें चेक करने के लिए, मैंने एन का वैल्यू कितना माना है, 2 माना है। तो जहाँ जहाँ पर एन है वहाँ पे आप 2 रख दो। तो अगर यहाँ पे एन के बदले में 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। उसी टाइप से इसमें रख दो, 2 रखो तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, 4 माइनस 1 कितना होगा, 3। फिर 3 का स्क्वायर कर दो तो क्या हो जाएगा, 9। उसके बाद देखो फिर एन का क्या रखो यहाँ पे वैल्यू, 2 रखो, 2 का स्क्वायर करोगे क्या होगा, 4, 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, और 5 का फिर स्क्वायर कर देना था, कितना का 25। और फिर इन दोनों का आपस में ऐड करो। जब इनको ऐड करोगे तो आपका आंसर कितना आ रहा है, देखो 13 आ रहा है, और इज इक्वल टू 25 आ रहा है। लेकिन आपको देखो इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना होगा, आपको हमेशा LHS इज इक्वल टू RHS होना चाहिए, RHS होना चाहिए। अगर ये होगा तो मतलब आपका ट्रिपलेट्स है, अगर नहीं है तो मतलब ट्रिपलेट्स नहीं है। देखो ये क्या 13 इज इक्वल टू 25 इक्वल टू नहीं ना है, तो ये आपका ट्रिपलेट्स नहीं है। उसी टाइप से जब आप बी चेक करेंगे तो आप यहाँ पे पाएंगे कि 32 इज इक्वल टू 25, तो ये आपको ट्रिपलेट से नहीं है। उसी टाइप से जब आप डी चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको नजर आएगा, है ना सर। देखो मैंने पूरा लिख दिया, वैसे देख लेना खुद से। तो यहाँ पे 29 इज इक्वल टू 16, ये भी आपका इक्वल टू नहीं है, मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर डी कैंसिल हो चुका है, ऑप्शन ए कैंसिल हो चुका है, और ऑप्शन बी भी कैंसिल हो चुका है, बचा ऑप्शन नंबर सी। लेकिन आप जब ऑप्शन नंबर सी में आप पुट करेंगे तो देखो यहाँ पे एन के बदले में क्या रखोगे, 2 रखोगे, 2 2 जब 4, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। उसी टाइप से यहाँ पे एन का वैल्यू क्या रखोगे, 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और 4 माइनस 1 हो जाएगा कितना, 3, और फिर 3 का भी स्क्वायर कर दो तो कितना हो जाएगा 9। तो 16 प्लस 9, और यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, एन का स्क्वायर रखो, एन का वैल्यू रखो 2। देखो हर जगह आप जो भी वैल्यू, ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पे मैं 2 मान कर चल रहा हूँ, यहाँ पे 3 नहीं। अगर आपने 2 माना है तो एन का वैल्यू हर जगह आपको 2 देना है। अगर आप 3 मानोगे तो हर जगह आपको कुछ भी मान लो, 2 3 4 5 6, आपको जो दिल करे वो मान लो। सबसे छोटा 2 था, क्योंकि आपको 1 तो लेना नहीं था, 1 के बाद सबसे छोटा कौन सा डिजिट है, 2 है, तो इसलिए मैंने 2 माना ताकि आपका कैलकुलेशन ईजी हो। अब देखो इसे एन स्क्वायर प्लस 1, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5 का स्क्वायर 25। अब 16 प्लस 9 को ऐड करो तो कितना हो जाएगा 25। देखो यहाँ पे क्या होगा, 25 इज इक्वल टू 25, मतलब कि LHS इज इक्वल टू RHS। LHS इज इक्वल टू RHS है तो मतलब ये आपका क्या है, ट्रिपलेट्स है। तो इसका ऑप्शन बताओ क्या हो जाएगा भाई, इसका ऑप्शन सिंपल सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
यहाँ तो थोड़ा मैं बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन आप इसको थोड़ा सा 1-2 बार प्रैक्टिस करके जाना, क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन आपका इससे पहले वाले एग्जाम में भी आ चुका था। इसको मैं क्या मानूंगा, रिपीटेड क्वेश्चन है एक हिसाब से देखा जाए तो। सेकंड क्वेश्चन देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ना, इसीलिए देखो अगर आप चाह रहे हो कि मैं आपको मेंसुरेशन में थ्योरी टाइप का क्वेश्चन ले लूँ है ना, एक शॉर्ट वन शॉट ले लूँ, क्वेश्चन का वन शॉट लूँ, तो आपके पास अभी है टाइम, तो अगर आप चाह रहे हो तो कमेंट करना, मैं अपनी जरूर लेकर आऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 2 है, तो डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम पूछ रहा है कि पैरेललोग्राम जो आपको देखो पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, तो पूछ रहा है कि आपका जो डायगोनल होता है ना, ये बीच वाला जो डायगोनल होता है ये कैसा होता है, क्या ये इक्वल होता है क्या, नहीं ये इक्वल देखो ये वाला आपको बड़ा है ना, ये वाला जो डी बी है ये क्या है, बड़ा है किससे, ए सी से, तो इक्वल तो नहीं है। बाइसेक्ट टीचर एट 90 डिग्री, नहीं बाइसेक्ट टीचर एट 90 डिग्री पे, देखो ये जो बाइसेक्ट हो रहा है क्या 90 डिग्री पे कट कर रहा है, नहीं ये 90 डिग्री नहीं होता, ऑपोजिट एंगल भी इसका बाइसेक्ट नहीं करता, तो सिंपल से इसको याद रख लो आप, थ्योरेटिकल है। जो डायगोनल होता है पैरेललोग्राम को कैसा होता है, बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट कट तो कर रहा है, देखो यहाँ पे कट कर रहा है ना, लेकिन ये तो कंडीशन नहीं कि 90 डिग्री पे कट रहा है ना, ये भी बाइसेक्ट लेकिन 90 डिग्री पे हो ये ज़रूरी नहीं, हो सकता है लेकिन ये नहीं है कि हमेशा होगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, सिंपल सा फॉर्मूला पूछा है आपका, हाउ मेनी नेचुरल नंबर लाई बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, तो ऐसा जब भी ऐसे पूछे तो सिंपल से इसका फॉर्मूला होता है क्या 2n, है ना, ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ है नहीं समझाने को। देखो क्वेश्चन नंबर 4 बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, इसमें विच प्रॉपर्टी इज यूज टू द इक्वेशन, ये जो आपको एक इक्वेशन दे रखा है ये वाला इक्वेशन 12 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू क्या है 12x प्लस 48, पूछ रहा है कि बताओ ये जो इक्वेशन आपको मैंने दे रखा है ये इसमें से कौन सा प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन को फॉलो कर रहा है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन को फॉलो कर रहा है, या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, या आपका क्या है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। सिंपल सा देखो मैं आपको यहाँ पे एक एक आपको सारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बता रहा हूँ और सारा को एक्सप्लेन कर दूँ ताकि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ सकता है वो आपको समझ में आ जाएगा। देखो आपको दो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो होता है इसके अंदर 2 चीज़ आते हैं, अपने यहाँ पे आपको एडिशन दे रखा है लेकिन इसके अंदर एडिशन भी आता है और क्या आता है मल्टीप्लिकेशन भी आता है। तो एडिशन का देखो क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस, है ना, इसको देखो ए प्लस बी प्लस सी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस बी मल्टीप्लाई, है ना, बी प्लस सी। तो इसका मतलब देखो उसको मैं समझाता हूँ एग्जाम्पल से, देखो वो तो थोड़ा इक्वेशन में यार समझ में कभी कभी नहीं आता है, तो इसको मैं यहाँ पे देखो समझा रहा हूँ, कौन इस वाले को देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, ए का वैल्यू मैं मान लेता हूँ सपोज 2 प्लस 3, बी को मैं मान लिया 3 इज इक्वल प्लस मैंने क्या मान लिया सी को मान लिया 4, कुछ भी मान सकता आपकी मर्जी है, लेकिन आप जो माना है वहीं लिखेंगे। फिर यहाँ पे ए को मैंने क्या माना था 2 माना था, यहाँ पे 2 लिख दिया, प्लस कितना बी को क्या माना था बताओ 3 मैंने 3 लिख दिया, और सी को क्या माने बताओ 4 तो 4 लिख दिया। अब इन दोनों का आप सॉल्व करो, सॉल्व करो तो क्या देखो पहले देखो ये ब्रैकेट के अंदर इस बार क्या है 2 और 3 ब्रैकेट के अंदर है, इस बार ब्रैकेट के अंदर क्या है इधर तो 3 और 4 है, लेकिन इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे देखो क्या हो जाएगा, तो 2 प्लस 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5 और प्लस 4 कितना हो गया बताओ 9 हो गया। उसी टाइप से यहाँ पे देखो कितना 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7 और 7 प्लस 2 कितना होगा 9 हो गया। देखो दोनों इक्वल है ना, तो इसका मतलब ये है कि एडिटिव में अगर आप उसे ऐड करते हो तो हमेशा इक्वल होता है। उसी टाइप से मल्टीप्लिकेशन में होता है एक ए इंटू बी, है ना, ये दोनों को ब्रैकेट कर दो, इसको बाहर कर दो सी, उसी टाइप से ए को इस बार बाहर कर दो और बी सी को क्या कर दो ब्रैकेट में कर दो, उसका वैल्यू सेम आएगा। अब इसे चेक कर लेना इसी टाइप से, इसमें आप ए का वैल्यू क्या ले लेना 2 लेना, बी का वैल्यू क्या लेना 3 लेना, सी का वैल्यू क्या लेना 4 लेना, कुछ भी ले लेना लेकिन ए का वैल्यू जो लोगे फिक्स लेना, ठीक। उसी टाइप से देखो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसमें देखो मल्टीप्लिकेशन का समझाता हूँ। इसमें क्या होता है एडिशन जो होता है ए प्लस बी को मैं बी प्लस ए भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना, ए प्लस बी लिखो या बी प्लस ए लिखो बात तो भी होगा। सपोज कि मैं ए का वैल्यू क्या ले लूँ 4 ले लूँ और बी का वैल्यू 6 ले लूँ, तो मैंने क्या लिखा इस बार लिखा 4 प्लस 6 और इसे मैं चाहे तो 6 प्लस 4 लिख दूँ, कोई चेंजिंग आएगा क्या बताइए, इसको भी ऐड कर दो कितना आएगा 10 आएगा, इसको भी ऐड कर दो क्या आएगा 10 आएगा, तो कोई चेंजिंग नहीं है, तो सिंपल सा है। तो ये आपका क्या होता है एडिटिव एडिशन। अब उसे मल्टीप्लिकेशन देखो इसमें क्या होता है, मैं ए का वैल्यू इसमें ले लूँ सपोज को 2 ले लूँ और बी का वैल्यू ले लूँ 3, 2 इंटू 3 करो, या देखो यहाँ पे बी पहले तो 3 पहले होगा और ए बाद में होगा, तो इसको भी अगर मल्टीप्लाई करेंगे आप तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 6 देखो इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये होता है आपको, आई होप कि अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, क्योंकि बच्चे क्या होता है ना वेरिएबल देख लेता है उससे कन्फ्यूजन होता है कि भाई ये क्या है ए प्लस बी ब्रैकेट में है सी है इसको बाहर करें उसको नहीं, इसे आप कांस्टेंट के वैल्यू से समझो तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसलिए मैंने वेरिएबल के टर्म में तो आपको जो फॉर्मूला वो तो लिख दिया जो आपका रूल है, लेकिन उसको मैं किस टर्म में समझाऊँ कांस्टेंट के टर्म में समझाऊँ ताकि आपका कंसेप्ट क्या हो जाए क्लियर हो जाए। मेन होता है कंसेप्ट, मैथ इक्वल टू कंसेप्ट, मैथ के कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आपका मतलब मज़े। देखो भाई अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो आपको वीडियो पसंद आ रहा है तब इसे सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अभी मैं आपके लिए बहुत कुछ लेकर आने वाला हूँ। EMU JMI का तो होगा ही होगा, और इसके बाद मैं आपको मैथ्स पढ़ाने वाला हूँ। इसी सीरीज़ में आपको 9th के मैथ्स मिलेंगे, 10th के मिलेंगे, इवन के 8th के मिलेंगे, हर सब्जेक्ट का मतलब हर क्लास का यहाँ पर आपको मैथ्स मिलेगा। फुल्ली बेसिक से पढ़ाऊँगा, आपको मज़ा आ जाएगा पढ़ने में, ठीक है ना।
अब देखो ये जो इक्वेशन दे रखा है, इक्वेशन क्या दे रखा है, देखो इक्वेशन दे रखा है कि 12 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 12x प्लस 40 है। देखो इसका इस वाले को समझते हैं आप, कौन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को। अगर मैं ए की वैल्यू क्या ले लूँ, 4 ले लूँ, है ना, या चलो 2 लेता हूँ, और बी का वैल्यू क्या ले लूँ बताओ, 3 ले लूँ, एंड सी का वैल्यू क्या ले लूँ, 4 ले लूँ। ठीक, अब देखो इनको आपस अगर मल्टीप्लाई करो आप, इसे आप ऐसे लिख सकते हो ना, क्या लिखा, ए इंटू बी। तो ए का वैल्यू मैंने क्या लिया था बताओ, 2 लिया था, बी का वैल्यू क्या लिया था बताओ, बी का वैल्यू लिया था 3 लिया था, फिर इसको क्या कर दो, प्लस कर दो। तो ए का वैल्यू क्या लिया था बताओ 2, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू क्या लिया था बताओ 4 लिया था। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, क्या जाओ 4 3 कितना 7, 7 टू जा 14। इसी टाइप से यहाँ पे देखो 3 टू जा 6 प्लस 4 टू जा कितना हो जाएगा 8। इन दोनों को ऐड कर दो क्या हो गया 14 आ गया, तो मतलब इक्वल 14 इधर भी आ रहा, 14 इधर भी आ रहा। सिंपल सा है, कभी भी आपको इसमें कंसेप्ट में दिक्कत हो ना, इक्वल टू LHS इक्वल टू RHS क्या करो। तो अब इस वाले को लोगों को देखो यहाँ पे क्या है 12, देखो ये मैंने सारे से समझा दिया, क्वेश्चन आ सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पे, है ना भाई, समझ में आया क्या, गुड, आ गया हुआ है, इतना अच्छे समझा रहा हूँ। और रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या होता है, अपने आपको इक्वल, मतलब ये 2 इज इक्वल टू 2, 4 इज इक्वल टू 4, ये सिंपल सा है, इसमें तो कुछ है नहीं समझाने वाला। अब देखो यहाँ पे क्या है 12 इंटू एक्स, है ना, 12 को क्या इससे मल्टीप्लाई 12x हो जाएगा, 12 इंटू 4 तो क्या होगा 40 आता है। ये वाला कुछ टर्म है, देखो यहाँ पे ए इंटू बी क्या हो जाएगा ए बी, ठीक। उसके बाद फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस दिए, ए इंटू सी ए सी, सिंपल सा वो चीज़ यहाँ पे इक्वेशन दे दिया तो आपका ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, है ना भाई, गुड। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, मोहन साहब के बारे में कुछ, मोहन साहब क्या सोच रहे हैं जरा उसे देखूँ यार, है ना, मोहन साहब हैं, सोचना जो सोच रहे हैं भाई, एग्जाम में आकर सोचोगे तो हमें भी मजबूर करोगे सोचने के लिए। चलिए देखते हैं मोहन साहब क्या कर रहे हैं। देखो मोहन साहब भाई प्यारे से बच्चे, मोहन इज थिंकिंग 2 नंबर, वो 2 नंबर के बारे में सोच रहा है, ठीक है। देयर ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर इज 7, वो सोच रहा है इसका ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा 6 है। फिर वो सोच रहा है थोड़ी देर में इसका लीस्ट कॉमन फैक्टर कितना है 36। भाई सोच ही रहे हो, है ना, भाई ने सोचा और क्वेश्चन हमें सॉल्व करना हो यार, है ना, दुख दर्द हमें आ रहा है, क्यों सोचा था भाई तूने। हाँ तो चलो सोच लिया था, आप सोच लिया भाई, क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। तो उसने सोचा कि देयर एक 2 नंबर के बारे में सोच रहा है, ठीक, जिसका आगे ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर कितना है 6 है, और उसी का लोवेस्ट कॉमन फैक्टर कितना 36 है। उसमें से उसने एक नंबर को बता दिया, वन ऑफ द नंबर इज 12। अब हमसे पूछ रहा है भाई बताओ मोहन साहब जो है वो दूसरा नंबर के बारे में क्या सोचा था। क्या आप एग्जाम हॉल में क्या करोगे, मोहन साहब को खोजोगे क्या, कि जाओगे मोहन साहब को खोजने के लिए कि हाँ भाई मोहन साहब किधर हैं, हाँ बताइए भाई दूसरा नंबर क्या सोचा था, है ना, वो तो भाई साहब बताएंगे नहीं, वो तो उसे खुद याद नहीं है, अगर मिलेंगे नहीं पहले, अब क्यों जाओगे बाहर। तो सिंपल सा है आपको, अब तो मैथ पढ़ रहे हो, मैथ से हर चीज़ का क्या सोच रहे हो भाई, मैं वो भी निकाल सकता हूँ, चलिए निकालते हैं फिर। तो आपको एक सिंपल सा कंसेप्ट क्या रखना है, हाई ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर बोले या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोले, ये दोनों इक्वल होते हैं, मतलब HCF बोले या GCF बोले, दोनों सेम चीज़ होता है। आपने फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ रखा होगा ये वाला, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू बी। इसमें जो होता है A क्या है 1 नंबर है और B क्या है अदर नंबर है। तो ये सिंपल सा वाला फॉर्मूला लगाओ यहाँ पे। HCF कितना दे रखा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोले या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर बोले, दोनों सेम है, उसके बदले में 6 लिख दो। और LCM कितना दे लिखा है, LCM बोले तो लीस्ट कॉमन फैक्टर, तो कितना 36 है, तो 36 यहाँ पे लिखो ना 6 इंटू 36। और आपका एक नंबर दे रखा है ना 1 नंबर A है, तो आपने A के बदले में क्या लिखा 12 लिखा, और अदर नंबर पूछा है तो अदर नंबर क्या माना मैंने B माना है। जब इसे आप सॉल्व करो तो क्या हो जाए बताओ, 12 3 जा 36 और 6 3 जा 18, तो आंसर नंबर क्या आ गया। तो मोहन साहब जो दूसरे नंबर के बारे में सोच रहे थे क्या था वो बताओ, वो आ गया आपके B, मतलब ऑप्शन नंबर क्या है B है। तो मोहन साहब सॉरी क्या है 18 है ना, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा A, है ना, ऑप्शन नंबर A। तो मोहन साहब किस कौन से नंबर के बारे में सोच रहे थे, एक बार 12 नंबर के बारे में सोच रहे थे और दूसरा 18 नंबर के बारे में सोच रहे थे। तो मोहन साहब कहाँ जाओगे बच के। चलो देख क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इफ़ कंडीशन दे रखा है 3 की पावर x प्लस, है ना, 3 का पावर है x प्लस, इसका मतलब क्या है, ये ऐसे लिखा हुआ 3 की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है 81 है। देखो यहाँ पे लिखा हूँ, तो पहला कंडीशन ये दे रखा है आपका कि 3 की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 81, तो पहले इसे सॉल्व करो, है ना। एंड दूसरा नंबर क्या है 18 का पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू, है ना, 3 की पावर 8, ये वाला, ठीक। अब पूछा है देन फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y, आपसे पूछा है बताओ इसमें जो ये x है ये y है, इसका मुझे वैल्यू बता के दो। तो उसने क्या क्या दे रखा है, एक कंडीशन ये दे रखा है, तो एक पहला कंडीशन को उठाते हैं, जो पहला कंडीशन है आपका, ठीक। इसमें 3 की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 18, इसे जब सॉल्व करोगे तो देखो 81 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 4 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो अगर आपको समझ में नहीं आया कैसे लिखें मैं समझाता हूँ, क्योंकि आपको मैथ समझ में आनी चाहिए और कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। 81 लिखो यहाँ पे, ठीक है। इससे आप क्या करो फैक्टराइज करो, तो किससे फैक्टराइज होगा बताओ, लास्ट टाइम आपका क्या है 1 है, तो 2 से तो होगा नहीं, इन दोनों को सम करो कितना हो गए 8 + 1 9 हो गए ना। अब आपको ये पता है कि
3 से कब फैक्टराइज होता है, जब वो जो जो दोनों टर्म का दोनों डिजिट का सम अगर 3 के टेबल में आ रहा होता है वो 3 से फैक्टराइज होता है। तो 8+1 क्या होगा 9, तो मतलब ये 3 से मैं इसे फैक्टराइज कर सकता हूँ। तो आप 3 का यहाँ 3 लिखो, यहाँ पे सिंपल सा होता है 3 2 6 3, तो कितने बचे 2 बचे, तो ये क्या हो जाएगा 3 7 जा 21। उसी तरह से फिर लिखो एक बार 3 का लिखो, कितने बार पढ़ोगे 27, 3 9 जा 27, फिर 9 3 लिखो, 3 3 जा 9, तो मतलब कि 3 कितने बार है 1 2 3 4, तो 3 का पावर कितना हो गया बताओ 4 आ गया। तो 81 को 3 की पावर 4 भी लिख सकते हैं। समझ में आया क्या? गुड, है ना। अब देखो यहाँ पे एक दूसरा क्या ये है कि देखो यहाँ पे 3 यहाँ पे 3 बेस सेम हो। आपको ये चीज़ पता है, मैंने कई बार बताया, क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं आपसे, इसीलिए मैं बोलता हूँ PYQ आपको करके जाना है। तो अगर बेस सेम है तो आपका पावर, मैंने क्या बताया था आपको कि जब बेस सेम हो तो पावर क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं। तो बेस सेम है तो बेस को हटा दो, तो क्या है x + y = 4, तो मैंने पावर को यहाँ पे सेम कर दिया। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लो। ठीक, अब आते हैं सेकंड कंडीशन में। सेकंड कंडीशन क्या है कि 81 की पावर x - y = 3 की पावर 8, तो मैंने वही लिखा है 81 की पावर x - y = 3 की पावर 8। फिर यहाँ पे देखो 81 यहाँ पे 3 है, फिर मैं इसे चाहूँ तो 3 की पावर 4 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब बताओ 3 ही क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि देखो यार इधर आपका 3 है तो आप इसलिए मैं 3 लिख रहा हूँ ताकि ये जो हो आपस में जो बेस हो वो कैंसिल हो जाए और मैं पावर को इक्वल कर दूँ, इसलिए यहाँ पे 3 के टर्म में लिखने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो देखो ये 3 3 तो कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ पे 4 × x - y, तो मैंने लिख दिया सिंपल सा 4 × x - y = 8। जब इसे आप सॉल्व करो क्या हो 4x है ना, 4 को x से मल्टीप्लाई करो 4x, फिर माइनस होता माइनस दो, 4 को y से मल्टीप्लाई करो 4y = 8। अब इसको आप जब सॉल्व करोगे तो देखो 4 से 4 कैंसिल, ये कैंसिल 4 से 4 2 जाए, तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा x - 2 = 2। आपके दो इक्वेशन आ गए। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, इन दोनों को क्या करो ऐड कर दो, इक्वेशन 1 + इक्वेशन 2, तो इसे जब ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा y से y कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा x + x = 2x और 4 + 2 क्या आ जाएगा 6। यहाँ से आपका क्या वैल्यू निकल गया x का वैल्यू निकल गया। x का वैल्यू निकला, पहले देखो पहला हमें क्या दे रखा है x दे रखा था, आपको पहला जो वैल्यू होना चाहिए वो x का ही पूछा है। तो अब देखो यहाँ पे पहला x दे रखा है, तो x क्या ये 3 है बिल्कुल है, ये 1 है तो इसे कट कर दो, -1 कट कर दो, आपका आंसर तो वैसे निकल चुका है ना, आंसर निकल चुका। लेकिन आप यहाँ से y का क्योंकि दोनों पूछा था मैं दोनों को समझा देता हूँ, अभी तो एग्जाम में नहीं है, एग्जाम में आपको यहीं से करके निकल लेना है। ठीक, तो अब देखो यहाँ पे क्या करना, तो फ्रॉम द इक्वेशन 1 कोई सा भी इसमें से इक्वेशन ले लो, मैंने इक्वेशन 1 लिया है तो वहाँ पे x + y = 4 है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा x के बदले में मैंने 3 लिखा, जब इसे आप सॉल्व करो तो y का वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया। तो क्या समझ में आया क्वेश्चन? तो इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें देखो कितने सारे कंसेप्ट, एक तो आपको फैक्टराइज करके बेस को सेम करना है, फिर आपको इसमें ये पता होना चाहिए कि दोनों बेस अगर सेम हो तो क्या करते हैं, तो बेस सेम हो तो पावर को इक्वल करते हैं। तीसरा बात इसमें ये पता होना चाहिए आपको लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल क्वेश्चन आ गए है ना, जब भी ऐसा दो इक्वेशन बने तो दोनों को ऐड करके उसका क्या निकालते हैं, किसी एक का वैल्यू निकालते हैं, फिर एक का वैल्यू निकल जाए तो फिर कोई एक इक्वेशन इसमें से लेकर मैं दूसरे का वैल्यू निकालता हूँ। तो ये सारे बहुत से कंसेप्ट इस क्वेश्चन के अंदर लगे हैं, है ना। तो आपको ये सारे के सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, तब इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे आपके। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत ही प्यारा सा है ये क्वेश्चन, तो न जाने कितने बार पूछा जा चुका है भाई, इसे याद कर लो, है ना, याद कर लो, रट्टा मार लो, जो करना करके चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब पूछ रहा है अगर इफ़ x एंड y आर डायरेक्ट प्रोपोर्शन, x एंड y को मैंने क्या लिखा डायरेक्ट प्रोपोर्शन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, तो पूछ रहा है इसमें से कौन सा सही है। क्या x प्लस वाला, जब भी देखो आपसे कभी भी आपसे पूछे ना डायरेक्ट प्रोपोर्शन या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, आप प्लस माइनस को हमेशा कट कर दो पहली फुर्सत में, तो पहले फुर्सत में इन दोनों को कट कर दो, क्योंकि प्लस माइनस से इन दोनों का कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है भाई, आपस की बात है, किसी को मत बताना। ठीक, तो आपस की बात है तो आपस में रखते हैं, तो इसे प्लस माइनस को मैंने कट कर दिया। तो अब खेला किस में आता मल्टीप्लाई एंड डिवीजन। अब देखो मैं ऑप्शन लेकर सिखाता हूँ आपको। ऑप्शन नंबर सी देखो क्या है, एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट आप कुछ भी ले लो, मतलब कि मैंने ले लिया सपोज कि जेड ले लिया, एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या 2 ले लो, ठीक 2 ले लो, कॉन्स्टेंट 2 है ना, 2 ले लो। तो अब यहाँ पे देखो क्या हो, अगर एक्स, क्योंकि आप देखो जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनवर्स, तो हम एक साइड हम एक ही वेरिएबल को रखते हैं। तो अगर यहाँ पे मैं एक वेरिएबल रखूँ तो क्या हो जाएगा, चलो यहाँ पे 1 ले लेता हूँ, ये तो ये x से बचा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ 1/y हो जाएगा। आपको मैंने क्या बताया कई बार कि अगर इस टाइप से आप देख लो तो वो आपका कैसा प्रोपोर्शन होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, आपको मतलब ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर देखो डी चेक करो, डी है x/y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, मैंने यहाँ पे x/y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिख दिया, कॉन्स्टेंट का वैल्यू कुछ भी ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे मैंने क्या बताया, LHS साइड एक वेरिएबल लिखो और एक वेरिएबल को आप RHS साइड भेज दो। यहाँ पे मैं x को रख रहा हूँ तो x रखूँ, और ये इधर आपस में क्या है बताओ डिवाइड में, तो उधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, कांस्टेंट के साथ 1 × y। इस कांस्टेंट अगर हटाओगे तो क्या हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शन y। आपका क्या हो गया ऑप्शन नंबर डी आ गया। समझ में आया क्या? जब भी ऐसा क्वेश्चन आए सबसे पहले प्लस माइनस को पहली फुर्सत में कट करो, फिर आप देखो इनको चेक करो। चेक करने का सिंपल सा तरीका है, जो बोला वही चेक करो। तो ये क्वेश्चन याद कर लो, है ना। तो एक चीज़ याद क्या कर लो आप,
अगर कभी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोले तो उसका कुछ ऐसा टर्म ऐसा नज़र आएगा, वो आपको यूनिवर्सली पूछे तो कुछ ऐसा नज़र आएगा। ठीक है। और डायरेक्टरी का मतलब क्या होता है कि अगर आपका यहाँ पे x का वैल्यू बढ़ेगा तो y का वैल्यू बढ़ेगा, अगर x का वैल्यू घटेगा तो y का वैल्यू भी घटेगा, सेम टू सेम है, एक बढ़ेगा दूसरा दूसरा भी बढ़ेगा, अगर एक घटेगा दूसरा भी घटेगा। लेकिन इन्वर्सली का मतलब क्या होता है कि अगर आपका x बढ़ेगा तो y घटेगा, मतलब जस्ट ऑपोजिट। अगर यहाँ पे x घटेगा तो आपका y क्या होगा, बढ़ेगा। इसमें उल्टा होता है, उसमें एग्जैक्ट सेम टू सेम, चल भाई तू जो करेगा मैं भी वही करूँगा। ठीक है, तो उसमें कुछ वैसा कंडीशन होता है। और इसमें क्या होता है कि उल्टा करेगी, है ना। आप उससे कहोगे नहीं नहीं ये चीज़ नहीं करना तो वो वही काम करेगी, समझ रहे हो, भूलोगे क्या आप। अब उसे बोलना नहीं ये काम नहीं करना तो वो वही काम करेगी, तो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। लेकिन आपको अगर उसने बोल दिया कि आपको ये काम करना है, तुम्हें ये काम करना है, तो तुम वही काम करोगे, है ना। अगर उसने आपको बोला कि तुमको ये काम करना, तुम वही काम करोगे, तो ये क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन तुमने अगर उसे बोला कि तुम्हें ये काम करना, तो वो काम नहीं करेगी, जस्ट उल्टा करेगी, तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। अब तो नहीं भूलोगे, है ना। आप कैसे समझाओ बताओ भाई, इससे अच्छे तरीके से क्या है एक्सप्लेन करो, इतना अच्छा एग्जांपल दे दिया। चलो अब नहीं भूलोगे, मुझे उम्मीद है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक, तो एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द स्टैंडर्ड, आपसे पूछा ये जो आपको ये कुछ ये दे रखा नंबर, इसको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म में करना। स्टैंडर्ड फॉर्म का सिंपल सा मतलब होता है इसके 10 की पावर में लाओ, है ना। तो मैंने इस नंबर को यहाँ पे लिखा, अब देखो यहाँ पे पॉइंट दे रखा है इस जगह, तो मैंने क्या किया, पॉइंट को यहाँ पे लेगा दो। पॉइंट मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब सिंपल सा जान लो, हमेशा जीरो को मुझे हटा देना, जीरो को कभी नहीं लिखना है। ठीक है, इस पॉइंट को मैं ले गया 2.1 इंटू 10 की पावर 8, ये जो सब बच्चे जानते हैं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो सिंपल सा आप कंडीशन में यहाँ पे फंसता है मसला कि बताओ भाई ये पावर जो 8 आया है, और 8 क्यों है आपको तो समझ में आएगा। देखो 8 क्यों है, क्योंकि ये देखो पॉइंट को 1 डिजिट 2 डिजिट 3 4 5 6 7 8 डिजिट किधर लेके जा रहे हो, पीछे की ओर लेके जा रहे हो ना, इसलिए 8 आया है ना। और आपको इसमें ख्याल क्या रखना है कि माइनस और प्लस का क्या मसला है। देखो माइनस प्लस का ये कंसेप्ट है, अगर आप डिसिमल को मूव करते हो राइट से लेफ्ट तो आपका पावर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर आप डिसिमल को मूव करते हो लेफ्ट से राइट तो आपका हमेशा पावर क्या होगा, नेगेटिव होगा। यहाँ पे देखो ये लेफ्ट है ये राइट है, किधर लेफ्ट से राइट जा रहे हो ना, आपका पावर क्या आ जाएगा बताओ, माइनस में आएगा। तो इसलिए आप प्लस वाले को कट कर दो, प्लस वाले को कट कर दो, तो माइनस वाला आंसर आएगा, है ना। तो माइनस क्या है, -8। देखो ये 2 पॉइंट होगा ना, 2.1 इंटू 10 की पावर -8, तो समझ में आया क्या। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 बताओ क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 अब घर पे आओ ना, घर से कहाँ पढ़ रहे हो, कहाँ से लेक्चर देख रहे हो भाई, बताना जरूर कमेंट करके, लाइब्रेरी से देख रहे हो या घर से देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 9 है, द क्यूबाइड हैज़ पेयर ऑफ आइडेंटिकल फेस। एक क्यूबाइड है, बताओ उसके अंदर कितने फेस होता है। अगर सिर्फ पे फेस पूछता है तो फेस कितना होता है, 6 होता है। आप पूछा पेयर ऑफ फेस, तो पेयर ऑफ फेस कितना आइडेंटिकल 3 होता है। अगर आपको देखो ये सिंपल सा कंसेप्ट, आपका रूम है, आप जहाँ पे बैठे हुए हो, आपका जो रूम है वो कैसा शेप का होता है, क्यूबाइड शेप का होता है। तो आप देखो छत देखो और आप ज़मीन देखो, तो दोनों क्या सेम है ना। अब ये मत बोलना सर मेरे छत में तो फैन लगा हुआ है और थोड़ा सा उसमें पेंट कलर है, ये है वो है, अलग अलग तरह का रंगीन होता है, रंगीला है, और मेरा जो बेस है मतलब जो जहाँ पे मेरा बेड है वहाँ पे कुछ है नहीं वैसा, ऐसा नहीं है। सिंपल सा इसका मतलब क्या होता है, आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है, आपका लेंथ और ब्रेथ सेम होनी चाहिए। तो आपका जितना छत का आपका जो रूम में बैठे हुए हो, जितना उसका से ऊपर वाला पोर्शन का जो लेंथ है जो ब्रेथ है, वही तो नीचे वाले का होगा भाई। तो मतलब ये दोनों मिला के एक आइडेंटिकल फेस हो गया। उसी टाइप से आप देखो लेफ्ट राइट देखो आपने, तो जैसा लेफ्ट है वैसा राइट है, तो ये भी आइडेंटिकल हो गया। आगे पीछे देखो अपने आप, आगे पीछे देखो ये भी आइडेंटिकल हो गया। तो टोटल कितने आइडेंटिकल फेस हो गया बताओ, 3 हुए ना, समझ में आया अब, गुड। तो ये आपके है ना, रूम पे आप देख लेना, थोड़ा सा गौर करना। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है, सिंपल सा फैक्टराइज करने बोला। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है कई बार, है ना। आपसे पूछा है बताओ इसका फैक्टराइज क्या होगा, x³ - x। मैंने x³ - x लिखा, सबसे पहले इसमें क्या लोगोगे, इसमें से कॉमन निकालोगे। जब कॉमन निकालोगे तो x³ में से एक x आपने निकाल दिया, तो कितने x से बच्चे बताओ, 2 x से बचे। और यहाँ पे एक ही x था बेचारा, उससे आप भी निकाल लिया, तो कितने बच्चे, 1 बच्चे ना, है ना। तो क्या हुआ, x इंटू x² - 1 हुआ। अब देखो बच्चे क्या करते हैं, यहीं पे आते हैं और निकल लेते हैं, नहीं भाई इसमें आप चीज़ यही, ये तो इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इसलिए क्वेश्चन इससे पूछे गए, दो बार पूछा गया, एक बार नहीं, अब तक 2 बार आ चुका है क्वेश्चन। तो इसका मतलब क्या है, देखो 1 का स्क्वायर करो, है ना। यहाँ पे अगर 1 का स्क्वायर भी कर दो 1 ही होगा ना। तो ये किस फॉर्म में लिखा हुआ बताओ, ये a² - b² के फॉर्म में लिखा हुआ है। a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, a + b a - b। तो अभी इस a² - x² - 1² को तोड़ दो a + b a - b में, तो इसे आप क्या लिखोगे, एक बार x + 1 लिखोगे, एक बार x - 1 लिखो, है ना। अब समझ में आया क्या। तो 1 का स्क्वायर लिखा हो ना हो, वो हमेशा स्क्वायर भी होता है, वो हमेशा क्यूब भी होता है, जो मान लो वो होता है 1 1, है ना। इसका ऑप्शन कौन सा था बताओ, x × x + 1 और x - 1, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 11 देखो, ये भी बहुत अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन है ना। ये से मैं इसको ये सब क्वेश्चन आपको आना चाहिए, ठीक है। ये थोड़ा लेवल वाला क्वेश्चन है, लेवल जो बोलते हैं ना, ये लेवल में क्वेश्चन आते हैं ये वाले। पूछा है टू आइडेंटिकल क्यूब, दो आइडेंटिकल क्यूब है, ठीक है। दोनों का वॉल्यूम है ना, उसमें से दोनों का वॉल्यूम क्या 64 दोनों का है। ये मैंने देखो एक आइडेंटिकल क्यूब ये ले लिया, एक ये ले लिया, तो इसमें इसका भी वॉल्यूम कितना 64 है और इसका वॉल्यूम क्या 64 है, ठीक है। दोनों आइडेंटिकल है, जितना इसका लेंथ है सब चीज़ सेम टू सेम है और दोनों का वॉल्यूम क्या 64 है। इसको बोल रहा है कि ज्वाइन टुगेदर, तो मैंने देखो यहाँ पे दोनों को एक साथ ज्वाइन कर दिया है ना। ये आपका 1 ले लो, 2 ले लो, तो यहाँ पे 1 और 2 दोनों को मैंने क्या किया साथ में ज्वाइन कर दिया, ठीक। जब ज्वाइन किया इंटू एंड टू एंड मैंने ज्वाइन कर दिया, तो व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड। अब देखो यहाँ तो आप क्यूब था, लेकिन इसे जब आप ज्वाइन करो तो ये किस फॉर्म में आ गया बताओ। या अब बन गया क्यूबाइड बन गया, ये ना कि क्यूब बना। पहले क्यूब था, लेकिन जब आप दो क्यूब का आपस में मतलब जोड़ देते हो तो आपका क्यूबाइड बन जाता है। देखो क्यूबाइड नजर भी आ रहा है आपको, तो क्यूबाइड बना। पूछा है कि बताओ इस क्यूबाइड का सरफेस एरिया क्या होगा, ठीक है। हमें पता है कि सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, 2 × LW प्लस LH प्लस WH। इसका मतलब कि L × W है ना विथ, एंड L × हाइट एंड विथ × हाइट, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन मुझे तो कुछ भी नहीं पता है, कुछ उसने दे ही नहीं रखा है, बस उसने क्या दे रखा है वॉल्यूम दे रखा है। तो मैंने इस टाइप के क्वेश्चन में यही कंसेप्ट बताया कि जब भी जो दे रखा हो उसी से स्टार्ट करो, जो दे रखा उससे क्या करना स्टार्ट करना। चल भाई स्टार्ट हो जा। तो मैंने स्टार्ट कहाँ से किया क्वेश्चन, जो गिवन है उसी से स्टार्ट किया। तो देखो यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्या दे रखा है क्यूब दे रखा था, मैंने वॉल्यूम लिखा और इसको 64 लिखा। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपको पता होता है क्या होता है, ए क्यूब होता है, तो ए क्यूब इज इक्वल टू 64। तो यहाँ से आप ए का वैल्यू निकालो, क्यूब रूट यहाँ क्यूब हटाओ तो क्यूब रूट आएगा ना, क्यूब रूट आएगा तो ए इज इक्वल टू 64। तो ए का वैल्यू यहाँ से क्या निकल जाएगा 4 आएगा, ठीक। अब आते हैं आफ्टर ज्वाइनिंग, ये होगा बिफोर ज्वाइनिंग, ये आप क्यूब के बारे में बात हो रही है। लेकिन आफ्टर ज्वाइनिंग भाई ये क्या बन गया आपको क्यूबाइड बन गया, तो अब क्यूबाइड पे खेला होगा। अब जब देखो एक चीज़ और याद रखना आपको, यहाँ पे मेन चीज़ क्या याद रखना है, जब आप ज्वाइन करते हो तो आपका लेंथ क्या हो जाता है बताओ, डबल हो जाता है। देखो एक तो लेंथ है ये वाला लेंथ हो गया, दूसरा लेंथ है ये हो गया, दोनों लेंथ यहाँ आपस में आके मिल गया है, तो लेंथ तो आपका क्या हो गया डबल हो गया। तो A + A 2A हो गया यहाँ पे। उसी टाइप से आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेंथ आपका डबल होगा, मतलब कि हम जो 4 निकला है तो 4 + 4 8 हो जाएगा। लेंथ तो आपका 8 होगा, लेकिन देखो हाइट इसका क्या है, जितना हाइट इसका था उतना हाइट इसका होगा। हाइट में तो कोई चेंज है ही नहीं ना, तो हाइट भी सेम होगा। उसी तरह जो विड्थ है इसका बताओ, विड्थ में कोई चेंज होगा, देखो ये आपका होता है ब्रीथ है ना, ये इसमें कोई चेंज होगा बिल्कुल, ये भी चेंज नहीं होगा। तो आपका हाइट एंड विड्थ क्या होगा सेम टू सेम होगा, लेकिन आपका लेंथ इस कंडीशन में डबल हो जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, एग्जामिनर यही जानना चाहता है आपको ये वाला कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं है। अगर इसे आप इक्वल नहीं करते हो, आपको जब इसे सॉल्व करेंगे देखना आपका आंसर कुछ इसमें से ऑप्शन ऑलरेडी दे रखा होगा, तो ऑप्शन नंबर वो आ जाएगा। लेकिन आप अब आपको ख्याल होनी चाहिए, मैंने इस वजह से डायग्राम लेकर आया हूँ ताकि आपका कंसेप्ट अच्छे लेवल पे क्लियर हो जाए। अब देखो क्या पूछा मैंने, ये सारी चीज़ें आप पूछा सरफेस एरिया पूछा, सरफेस एरिया से मतलब फॉर्मूला लगाओ क्या है 2 × LW प्लस LH प्लस WH, सब पुट करो। जब पुट करो आप इसको सॉल्व करो, सॉल्व जब करो तो 100 आंसर क्या आ जाएगा 160 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए। समझ में आया, देखो गेमिंग कंसेप्ट क्या है इसका, जो गिवन है वहाँ से स्टार्ट करो, उसके बाद फिर LWH, L निकालो, W निकालो, H निकालो, आपको उसमें पता होना चाहिए। जब दो क्यूब को हम आपस में ऐड करते हैं तो मेरा क्यूबाइड हो जाता है, तो इस वजह से आप क्या करो L को डबल करके उसका सरफेस एरिया निकाल लेना। फिर अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ये भी आपका रिपीटेड टाइप का क्वेश्चन मैं मानूंगा, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। पूछा है दे रखा है द रेशियो ऑफ द रेडियो है, रेडियाई मतलब रेडियस का रेशियो दे रखा है दो राइट सर्कुलर सिलेंडर का 1:2। तो रेशियो किसका दे रखा है, देखो यहाँ पे गिवन है ये चीज़, ये गिवन है R1/R2। मैंने क्या लिया, एक का रेडियस को R माना, दूसरा का मैंने R2 माना, तो दोनों का R1/R2 क्या दे रखा है 1/2। उसी टाइप से एंड द रेशियो ऑफ देयर हाइट, अब इसका हाइट का भी रेशियो दे रखा है, तो मैंने H1/H2 माना, तो ये क्या हो जाएगा 4/1। ये दो चीज़ गिवन है, आपसे पूछा है द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। जो 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 पूछता है वहाँ इसमें रेशियो वाले में क्या करना है कि जो गिवन है वहाँ से स्टार्ट नहीं करना है, जो पूछा है वहाँ से स्टार्ट करना है। इससे वाले क्वेश्चन में क्या मैंने क्या बताया था, जो गिवन है वहाँ से, लेकिन इसमें थोड़ा अलग है। रेशियो वाले में जो पूछा है वहाँ से स्टार्ट करो। पूछा है क्या, वॉल्यूम का पूछा है, तो मुझे यहाँ पे मैंने क्या किया V1/V2, मतलब कि जो पूछा मैं उसका मैंने क्या किया रेशियो कर दिया सिंपल सा। तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर क्या होगा पाई R1² इंटू H1²। उसी टाइप से दूसरा का क्या होगा पाई R1² R2² एंड H2 तो अब इसमें देखो पाई पाई तो दोनों में कॉन्स्टेंट टर्म होता है, कॉन्स्टेंट कट कर दो। तो R1 का वैल्यू देखो यहाँ पे क्या है 1 है, तो यहाँ पे 1 लिखो, और H1 का वैल्यू क्या 4 तो 4 लिखो। उसी टाइप से R2 कितना 2 का स्क्वायर लिखो, H2 का वैल्यू लिखो। तो इसके आप जब सॉल्व करो तो आंसर क्या हो जाएगा 1/1, तो मतलब 1:1। ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया क्या, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा है ना।
तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आ रहा होगा। मज़ा आ रहा था चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब कर दो, आपके भाई का चैनल है, ठीक है। तो सपोर्ट की ज़रूरत है, सपोर्ट करो इसे, है ना, कोई दिक्कत नहीं यार। अभी तो एग्जाम में टाइम 1 सर चाहिए तो मुझे कमेंट जरूर करना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्या, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे से डर जाते हैं। इसे देखो डरना नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन से। इसमें सिंपल दे रखा है द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल गिवन बाय एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आपको दे रखा है कितना 6x² प्लस 4y(x) एंड आपको क्या देगा विड्थ दे रखा है कितना ऑफ द रेक्टेंगल का 2xy। पूछा है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बताओ, तो बचपन से निकालते हैं एरिया ने पेरीमीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है L × B, और पेरीमीटर के पूछा क्या 2 × L + B। अब इसमें देखो आपको क्या क्या दे रखा है, विड्थ दे रखा है, मतलब आपको बी दे रखा है। बी मुझे पता है लेकिन मुझे एल नहीं पता है, तो सबसे पहले आपको एल निकालना पड़ेगा। और एल कहाँ से निकालोगे, जो आपको गिवन है वहाँ से निकालते हैं। आपको गिवन का एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन है ना, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला लगाया। तो एरिया क्या क्या गिवन है बताओ, 6x² है ना, यहाँ देखो 6x मैंने सेम टू सेम यहाँ पे लिख दिया है। और एल × बी, बी आपका कितना दे रखा है बताओ 2xy, तो बी के बदले में क्या लिखा मैंने 2xy। यहाँ से आप क्या निकालोगे, यहाँ से आप एल निकालोगे। जब इसे आप सॉल्व करोगे तो आपका वैल्यू आंसर क्या आ जाएगा 3x + 2y। क्या बताऊँ कैसे, देखो क्या करो, एक्स एल को आप सिंपल आके सिंगल लिख दो। देखो यहाँ इसके साथ किस चीज़ में मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाएगा तो किस चीज़ में होगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो मैंने वही किया है 6x² प्लस 6x² प्लस 4y²x, तो इसको मैं उधर जाकर डिवाइड में लिख दिया तो 2xy। जब ये सब सॉल्व करो, सॉल्व कैसे किया मैंने, देखो यहाँ पे इन दोनों में मैंने 2xy कॉमन निकाला, तो ये क्या बचा 3x + 2y बचा। तो इन दोनों में देखो ये नीचे भी 2xy ऊपर भी 2xy, दोनों कट हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या बचा 3x + 2y, मतलब कि आपका एल भी निकल चुका है और आपका जो है बी भी गिवन है। बी भी कितना गिवन है 2xy गिवन है। अब पूछा है पेरीमीटर, पूछा तो पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाओ 2 × L + B। तो 2 तो आपका कांस्टेंट टर्म है, फॉर्मूला से आया था। एल का वैल्यू आपने क्या निकाला बताओ, एल का वैल्यू निकाला आपका 3x + 2y, और आपको बी दे कितना रखा है 2xy। तो सिंपल सा है, तो ये आपका ऐड होगा नहीं आपस में, जो आपको सॉरी हाँ, अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करो, 2 है ना यहाँ पे 2, तो इसको क्या होगा 3 × x 3x 2 × 4y, तो क्या हो जाएगा 4y, और 2 × 2xy, तो क्या आ जाएगा 2 × 2 = 4xy। सिंपल सा है, इसमें क्या पेरीमीटर बताऊँ, तो इसका ऑप्शन में बताओ क्या 6x + 4y, 6x + 4y + 4xy, तो ऑप्शन नंबर इसका है डी। समझ में आ गया ना, गुड। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 है, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन के कैटेगरी में रखूँगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। तो देखो इसमें क्या कैसे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, क्या दे रखा है 1/-1/2 की पावर 2 की पावर -2 की पावर -1। सिंपल सा होता है, जब भी आपका पावर हो तो उसे आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो इसे क्या लिखा मैंने, देखो आपस में मैंने सबको मल्टीप्लाई कर दिया 2 × -2 × -1। तो इसे जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 2 × 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -4 × -1। तो -1 × -1 क्या हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा 4। तो इसका पावर सिंपल से क्या हो जाएगा -1/2 की पावर 4। यहाँ तक समझ में आ गया। अब बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं कि बताओ मैं इसे कैसे सॉल्व करूँ सर, माइनस में आएगा प्लस में आएगा। सिंपल सा यार, इसे आप 4 बार लिख लो, तो -1/4 -1/4 ऐसे सिंपल सा लिखो, तो अब माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1/4। तो उसी टाइप से माइनस क्या होगा प्लस 1/4। इसे भी देखो ऊपर वाले को क्या करते हैं, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाले को नीचे में मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ भी मैंने वही किया है, ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई किया और नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई किया। ये भी आपका क्लियर होना चाहिए। तो मैं छोटी छोटी बातें इस वजह से बताता हूँ ना, क्योंकि मेरे यहाँ पे बहुत से बच्चे आते हैं और बहुत से बच्चे के मैथ्स से खास तौर पे वीक होते हैं। और मुझे पता है कि ये सारे छोटे छोटे बच्चे को तो फॉर्मूले भी आते हैं, पुट भी करना आता है। बहुत बच्चों को क्या होता है ना, कैलकुलेशन करना नहीं आता, उससे समझ में नहीं आता भाई कि मैं इस 2 को नीचे मल्टीप्लाई करूँ या ऊपर करूँ। तो हमेशा ध्यान रखो कि नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये सारी छोटी छोटी चीज़ों पर मैं ध्यान देता हूँ, इसलिए थोड़ा सा वीडियो आपको लेंदी हो जाता है, लेकिन फिर भी यार 1 घंटे के अंदर मैं पूरा चीज़ कवर कर देता हूँ आपको। आप वीडियो देख रहे होगे तो 45 मिनट 42 मिनट ऐसे टाइमिंग, ज़्यादा टाइमिंग नहीं लेता हूँ, ताकि आपका जो होता है कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट कवर हो जाए। सिंपल सा देखो, ऊपर वाले के ऊपर से मल्टी 1 × 1 क्या 1 हो गया, और 4 × 4 16 हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर ए। क्या समझ में आया, गुड। अब देखो सिंपल सा आया, 15 तो कुछ है ही नहीं। इफ़ यू थ्रो ए कॉइन, अगर मैं कॉइन को थ्रू करूँ तो बताओ क्या क्या पॉसिबिलिटी आउटकम। सिंपल सा, इसमें क्या होता है, एक हेड की पॉसिबिलिटी होती है, एक टेल की पॉसिबिलिटी होती है। तो पॉसिबिलिटी मतलब कि अभी थोड़ी दे रखा कि हेड, ये नहीं पूछा कि हेड का कितना है टेल का कितना। सिंपल सा क्या क्या पॉसिबिलिटी है। अब एक कॉइन लो, कॉइन में तो 2 ही चीज़ होता है ना, एक तो हेड होता है एक टेल होता है, तो वही पूछा है, हेड और टेल, ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि ए रेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो पूछा बताओ इफ़ इट्स डिनोमिनेटर हैज़ फैक्टर। तो इसका पूछा बताओ डिनोमिनेटर फैक्टर क्या है। इसका कंसेप्ट आपको क्या याद रखना है कि देखो रेशनल नंबर का पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो। अब देखो डिनोमिनेटर क्या होता है,
ये डिनोमिनेटर क्यू है ना, इफ़ डिनोमिनेटर क्यू आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हैज़ ओनली द प्राइम फैक्टर, डिनोमिनेटर से प्राइम फैक्टर क्या क्या होना चाहिए बताओ, 2 और 5 होना चाहिए, या तो दोनों होना चाहिए या कोई एक होना चाहिए। ठीक, अब इसी में देखो ये सिंपल सा इसका आंसर आप याद कर लो, सबसे पहले 2 और 5 है ना, ये आपका आंसर है, इसे याद कर लो। लेकिन मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने एक एग्जांपल लिया 3/कितना 3/6 का मैंने एक एग्जांपल लिया। जब मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो क्या होता है, कट करो 1/2 आया। अब देखो 2 का फैक्टर क्या होगा बताओ, 2 होगा। तो अब देखो सिंपल सा 2 का फैक्टर 2 है, तो मतलब ये वाला मेरा कंडीशन फुलफिल हो गया। कितना आया 2 आया, तो मतलब कि सिंपल सा ये जो मेरा है तो ये कैसा है, टर्मिनेटिंग है। ठीक, ये मेरा कैसा है, टर्मिनेटिंग है। अब देखो एग्जाम्पल और देख लो, जब इसे आप सॉल्व करोगे तो 1/2 को क्या लिख सकते हो, 0.5 सिंपल से लिख सकते हो। ये आपका ऐसा नहीं है कि अब जाता रहा, रिपीटिंग नहीं है, सिंपल सा 0.5 में ये रुक जाएगा, मतलब टर्मिनेटिंग। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ 5/12। तो इसे कैसे क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर इंटू 3 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो यार, है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लिख सकते हैं इसे। 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 इंटू 3 तो 4×3 = 12। तो ये क्या फैक्टर इसका मेन क्या आ गया, 3, है ना। 2 तो चलो आपका आना चाहिए था, 2 तो आ गया, लेकिन आपका 3 आ गया ना फैक्टर। इस वजह से देखो ये 2 और 5 के अलावा कोई आया था, मतलब ये आपका क्या है, रिपीटिंग नंबर है। तो मतलब कि सिंपल सा आप याद कर लो कि ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो इसका आपका डिनोमिनेटर और फैक्टर क्या होना चाहिए, हमेशा 2 और 5 होना चाहिए। यहाँ पे 2 और 3 है, यहाँ 5 है लेकिन 3 है, यहाँ पे 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए। तो आपको याद करो 2 और 5। लेकिन मैं समझाने का ट्राई किया, आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या है, ए फादर इज, है ना, ए फादर इज 4 टाइम्स एज अ ओल्ड एज हिज सन। एक ठीक है, 5 ईयर एगो ही वाज 7 टाइम्स द ओल्ड ऑफ सन। एक फादर है जो कि अपने बेटे से कितने टाइम से ओल्ड है बताओ, बूढ़ा है, कितने टाइम से, 4 टाइम से बूढ़ा है। तो मैंने अब पूछा है द प्रेजेंट एज ऑफ द सन, सन का प्रेजेंट एज पूछा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व है, देखो क्वेश्चन क्या है फिर से एक बार समझा देता हूँ मैं। फादर इज़ 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, जो एक फादर है जो कि अपने बच्चे से कितने टाइम बड़ा है बताओ, कितना ओल्ड है, 4 टाइम से ओल्ड है। तब 5 साल के बाद आफ्टर 5 ईयर, है ना, तो क्या हो जाता है, वही फादर जो होता है 7 टाइम्स एज ओल्ड है, तो अपने बेटे से कितने टाइम से ओल्ड हो जाता है, 7 टाइम से हो जाता है ओल्ड। अब पूछा बताओ कि परसेंटेज ऑफ द सन क्या है, तो जिससे पूछा मैं उसको एक्स मानूंगा, है ना। तो लेट द परसेंटेज ऑफ द सन भी एक्स। अगर वो उस परसेंट अगर कितना है एज, तो परसेंट की बात हो रही है ना, तो परसेंट अगर एक्स है तो परसेंट में उसका फादर उससे कितना कितना ओल्ड था बताओ, 4 टाइम से मतलब कि 4x है, तो कितना फादर लिखेंगे 4x। अब देखो अब बात आ जाती है 5 ईयर एगो, 5 साल की बात की। तो 5 साल के बाद क्या हो जाएगा कि इसमें देखो सिंपल से याद करो, जब भी एगो की बात हो तो x से -5, 5 की बात हो तो 5 से माइनस करेंगे, 4 की बात हो तो 4 से माइनस, जिसकी बात होगी उससे माइनस करते हैं यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे, x से -5 सन का लिखेंगे, क्योंकि मैंने सन को क्या माना है, x से माना है, तो x से -5। फादर को क्या, फादर का वैल्यू क्या है 4x आया, तो 4x से -5। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये आपको इतना सा मानना है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आओगे कि फादर एज, है ना, फादर एज क्या है, देखो फादर एज क्या है, 7 टाइम्स इज सन। तो फादर एज इज इक्वल टू 7 इंटू सन्स एज। तो फादर एज बताओ कितना है बताओ, 4x -5। तो 4x मैंने 5 लिखा, और 7 टाइम्स इज सन, तो 7 मैंने लिख दिया, और सन का कितना एज है बताओ, x -5। तो ये सिंपल सा है, जब इसे आप सॉल्व करो इक्वेशन, तो 7 इंटू एक्स 7x -7 इंटू 5 तो 35। तो इसे सॉल्व करो तो x का वैल्यू कितना आ गया, 10 आ गया। तो आपका बच्चे, उसके बच्चे का एज कितना होगा बताओ, 10 साल है। ऑप्शन नंबर इसका क्या है, बी है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या है, क्वेश्चन 18 आते विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेगुलर क्वाड्रिलेटर। तो इसका कंडीशन आपको क्या याद रखना, रेगुलर का कंडीशन सिंपल सा होता है कि उसका जो ऑल साइड होता है, जितने ऑल साइड आर इक्वल होने चाहिए एंड ऑल एंगल आर इक्वल होने चाहिए। एक ऑप्शन चेक करो, अब तो स्क्वायर तो कुछ ऐसा होता है ना, और हमें स्क्वायर का मुझे पता होता है कि आप इसका जो स्क्वायर होता है, इसका सारा का सारा साइड क्या होता है आपस में इक्वल होता है, और सारा एंगल क्या होता है आपस में इक्वल होता है, कितना डिग्री, 90 डिग्री होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है यार, है ना। इन हिस्टाग्राम रिप्रेजेंटेशन द हाइट ऑफ अ बार रिप्रेजेंट द फिल में दे रखा है। ठीक है, ये देखो आपको क्या है, थ्योरी है, तो इसमें थ्योरी लिख कर हिस्टाग्राम सबसे पहले क्या होता है पहले ये समझते हैं। तो हिस्टाग्राम का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है डाटा का यूजिंग बार्स। एक आपसे पूछेगा नेक्स्ट टाइम बताओ कि हिस्टाग्राम क्या है, तो हिस्टाग्राम क्या है बताओ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका, डाटा का। इसमें आपको 3 चीज़ याद करना है। तो पहला इसमें याद रखना है कि एक्स एक्सिस जो रिप्रेजेंट करता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, क्लास इंटरवल को। याद कर लेना इसको अच्छे से भाई, क्या पता इस बार पूछ ले। तो और दूसरा क्या याद रखना, वाई एक्सिस किसको रिप्रेजेंट करता है, फ्रिक्शन को। और तीसरा याद रखना है द हाइट ऑफ ईच बार इंडिकेट द फ्रीक्वेंसी। तो ईच बार इंडिकेट किस चीज़ को करता है, फ्रीक्वेंसी को। और यही लाइन आपसे पूछा गया था, इसका ऑप्शन के अंदर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। लेकिन आप साथ के साथ ये दोनों भी याद करना कि एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लास इंटरवल को, वाई एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रीक्वेंसी को। तो ये सारी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन के आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है कि इफ़ क्या है,
इफ़ द नंबर 7b23 इज अ मल्टीप्लाई ऑफ 3 देन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ b विल बी, है ना। तो आप पूछ रहा है सिंपल से बताओ, इसका मतलब ये है कि इनका इसमें क्या ऐसा रखें जो कि क्या हो जाए मल्टीप्लाई हो जाए 3 से या डिवाइड हो जाए 3 से। सिंपल देखो मैंने क्या किया, इसका देखो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए ना तो यही कंसेप्ट आप लगाना, सारा सारा जितना भी नंबर उसको ऐड कर दो। तो 7 + b + 2 + 3, जब मैंने इसे ऐड किया तो क्या आ गया बताओ, 12 + b। अब मैं b का वैल्यू रख के पुट करूँगा, चेक करूँगा ऑप्शन को, ए में आ जाओ। तो मैं अगर b का वैल्यू रखूँ 0 तो क्या हो जाएगा, 12 प्लस क्या हो जाएगा 0, तो क्या हो जाएगा बताओ 12। तो देखो इसमें मल्टीप्लाई 3 मतलब कि 3 के टेबल में आना चाहिए इसका नंबर। तो अब देखो 12 आ रहा था, 12 क्या 3 के टेबल में है ना, बिल्कुल है। तो मतलब ये मेरा पॉसिबिलिटी है। मैं अब बी के बदले में क्या लिखूँ, 3 लिखूँ तो क्या आ जाएगा 15। तो 15 क्या 3 के टेबल में आता है, मल्टीप्लाई के 3 के मल्टीप्लाई में आता है क्या बताओ, 3 का मल्टीप्लाई में, 3 का टेबल पूछा है तो 3 का टेबल में 15 आता है, बिल्कुल आता है। मतलब ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो एक ऑप्शन और मैं चेक करके आपको बता देता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बी में देखो क्या है कि आप ए का वैल्यू क्या लो, बी का वैल्यू क्या लो, पहले 3 लो। तो मैं यहाँ पे बी का वैल्यू अगर 3 लिखूँ तो 12 + 3 क्या होगा 15 होगा। तो चलो 15 तो आपका 3 के टेबल में आता है, तो ये चीज़ चलो सही है। लेकिन मैं अगर बी के बदले में क्या लिखूँ 5 लिखूँ तो 12 + 5 क्या हो जाएगा 17 है। क्या आपका 17 जो होता है वो 3 के टेबल में आता है, नहीं आता है। तो ऑप्शन ये आपका नहीं होगा। उसी टाइप से इसमें से कोई सा नहीं होगा। एक बार क्वेश्चन आप समझ लो, ऐसा क्वेश्चन जब भी पूछे तो मल्टीप्लाई ऑफ 3 मतलब कि 3 का टेबल में आना चाहिए। मल्टीप्लाई 4 पूछे मतलब 4 के टेबल में आना चाहिए। मल्टीप्लाई 5 पूछे मतलब 5 के टेबल में आना चाहिए। सिंपल सा टेबल में आना चाहिए। ये आपका सिंपल कंसेप्ट है। ऑप्शन नंबर इसका क्या है, ये है। अब समझ में आया क्या, हर तरीके से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको वीडियो वाकई में अच्छा लग रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों से शेयर करो और इसे लाइक ज़रूर किया करो यार, है ना। और कमेंट करके मुझे बताया करो कि वीडियो कैसा आपको लग रहा है, अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं नहीं हो रहे, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और एग्ज़ाम के बाद ज़रूर आके बताना आपके कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, ये भी आपका क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन है। इफ़ 80% ऑफ एक्स इज इतना, क्या मैंने लिखा 80% ऑफ एक्स इज कितना है 340, सिंपल सा लिखा है। तो अब पूछा एक्स का वैल्यू बताओ, तो मैंने क्या किया 80% ऑफ एक्स इज इक्वल टू इतना लिखा है। यहाँ पे क्या करो 80% अगर परसेंट हटाओ तो नीचे 100 लिखना पड़ता है, तो 0 से 0 कट कर दो। अब इसे क्या करो यहाँ पे एक्स का एक्स सिंगल लिखो तो 340 इंटू ये 10 जगह उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर डिवाइड हो जाएगा। तो इसे सिंपल सा सॉल्व भी करो क्या हो जाएगा 425। इसमें क्या ही है, बस ये वाला चीज़ आपको पता होना चाहिए, बाकी आपको कैलकुलेशन है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या देखो क्या है, ये क्वेश्चन आपका क्या है भाई, रिपीटेड क्वेश्चन है। ये भी बहुत से रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ आप पीवाईक्यू अगर स्टार्टिंग से नहीं देखो 2016 से स्टार्ट करो। 2016 2017 क्या देखना, 2016 2017 18 से लेकर कहाँ तक देखना 2024 तक आपको पीवाईक्यू करके जाना है। और आप पीवाईक्यू कर लेते हो तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन 100% बन जाएंगे क्वेश्चन एग्जाम के, क्योंकि मैं आपको साथ के साथ फॉर्मूला बताता हूँ, कंसेप्ट बताता हूँ और आने वाली पॉसिबिलिटी भी बताता हूँ, है ना। तो आप क्या करो प्ले लिस्ट में चले जाओ, वहाँ पर मिल जाएगा 2016 से लेकर 2024 तक का आपको सारे के सारे पीवाईक्यू मिल जाएंगे, साइंस एंड मैथ्स का दोनों करके जाना आप। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है। मार्केट प्राइस एक आर्टिकल का कितना है 100 है, एंड वो जो बेचता है कितने बेचता है 76 रुपये में बेचता है। बताओ डिस्काउंट रेट क्या है। तो डिस्काउंट परसेंट का सिंपल सा फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस बाई मार्केट प्राइस इंटू 100। तो सिंपल सा मार्केट प्राइस कितना दे रखा है 100 दे रखा है, और एसपी बोले या सेलिंग प्राइस बोलो बात सेम है, तो कितना दे रखा है 76 दे रखा है। तो फॉर्मूला पुट करो और आंसर पाओ कितना आ गया 24%। समझ में आ गया ना। 23 देखो क्या है, फॉर वाट वैल्यू ऑफ एक्स, है ना, द एक्सप्रेशन इज इतना बिकम इक्वल। सिंपल सा है कि इसमें आपको क्या पूछा है कि बताओ इसमें से एक्स का वैल्यू बताओ, क्या बोल रहा है कि दोनों आपस में क्या है इक्वल है। तो यार क्या है इसमें, कुछ है इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं है। तो मैंने सिंपल सा इस इक्वेशन को उठाओ, यहाँ पे 5x - 6 दोनों इक्वल बोल रखा था, दोनों इक्वल कर दो 2x + 3। सिंपल सा सॉल्व करो, एक्स वाले को एक साथ लेकर आओ, जो जिसमें एक्स नहीं है उसको एक साथ लेकर जाओ। तो 5x - 2x 3x 6 + 3 9 हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालिए 9 - 3 = 3। तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका +3 - 3 नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 24, ये भी आपका कैसा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ये तो कई बार पूछा जा चुका था, इसीलिए आप परसेंट इसमें अब देखो क्या पूछा है, इफ द कोस्ट है इसका आप देखो इसमें मैं अलग अलग तरीके से कलर से लिख ताकि आप इसका स्टेप याद कर लो। और ये क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा बार रिपीट जो हुआ है यही क्वेश्चन हुआ है, और एक डायरेक्टली प्रोपोर्शन है ना इन्वर्सली प्रोपोर्शन, ये भी बहुत ज़्यादा बार मतलब कि रिपीट हुए हैं। पूछा है द कोस्ट प्राइस ऑफ 12 शर्ट इज इक्वल टू, है ना, इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 10 शर्ट। पूछा बताओ कितना प्रॉफिट परसेंट हुआ। आपसे इससे दो टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं, या तो प्रॉफिट परसेंट पूछे या गेन परसेंट पूछे, बात इक्वल होती है। इसी से आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा था इससे लॉस परसेंट। मैंने ऑलरेडी 2016 या 17 का आप जब पीवाई को देखोगे
या शायद 18 का, टोटल देख लेना भाई, है ना। अब मैंने ऑलरेडी करवा रखा, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं मैंने कब किस में करवाया, लेकिन ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं। तो उसमें मैंने आपको वहाँ पे क्वेश्चन एक बार आया प्रॉफिट परसेंट, एक बार आया गेन परसेंट, लॉस परसेंट, सारे के सारे क्वेश्चन आए। तो इस बार क्या पूछा, प्रॉफिट परसेंट। तो आपको प्रॉफिट परसेंट का सबसे पहला फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है, प्रॉफिट बाय CP इंटू 100। और यहाँ पे प्रॉफिट नहीं दे रखा था, प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, SP माइनस CP। और SP माइनस CP भी नहीं दे रखा, तो सिंपल सा पहला स्टेप रट्टा मार लो, जो क्या करो रट्टा मार लो कि पहला काम यही करना है हमेशा। CP को एक शर्ट को हमेशा कितना का दे रखा, 12 शर्ट का दे रखा है ना, उसको छोड़ दो। हमेशा आप एक शर्ट को मानो X, तो 12 शर्ट को, एक शर्ट का दाम अगर 2 रुपया है तो 12 शर्ट का दाम कितना होगा, तो कितना होगा, 12 दूना 24, तो मल्टीप्लाई करते हो ना। उसी टाइप से एक शर्ट का दाम है X, तो 12 शर्ट का दाम कितना हो जाएगा, 12X। आप CP को हमेशा X मानो, उसी टाइप से SP को हमेशा आपको क्या मानना है, Y मानना है, ठीक है। तो SP को मैंने Y माना, तो एक शर्ट का मैंने Y माना, तो कितना है यहाँ पे देखो 10 है ना, तो 10 का कितना हो जाएगा 10Y। और दूसरा ये देखो, ये काम तो आपको करना ही करना है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, चाहे वो आपको से प्रॉफिट परसेंट पूछे, गेन पूछे, लॉस पूछे, कुछ भी परसेंट पूछे, हमेशा ये वाला लाइन सेम टू सेम रहेगा। और सेकंड ने क्या बोला, इक्वल बोला है, तो ये लाइन हमेशा सेम है दोनों को। देखो इस वाले को इक्वल, किसको, 12 शर्ट एंड 10 शर्ट को इक्वल बोला है ना उसने, तो इस वजह से मैं यहाँ पे 12X एंड 10Y को इक्वल करूँगा। तो इसमें से मैंने आपको हमेशा बोला कि हमेशा आप क्या निकालो, Y का वैल्यू यहाँ से निकालो। यहाँ से मैं Y का वैल्यू निकाल लिया, ऐसे छोड़ दिया आराम से। अब आते हैं प्रॉफिट निकालते हैं। तो प्रॉफिट का मैंने सिंपल सा फॉर्मूला क्या बताया, SP माइनस CP। तो SP माइनस CP, और SP कौन सा SP लेना, एक SP वाला है ना जो आपने माना, वो वाला SP लेना है। तो SP आपने क्या माना बताओ, Y माना है, और CP क्या माना है, X माना है। तो Y माइनस X हो गया। तो अब देखो यहाँ पे Y का वैल्यू आपने क्या निकाला है, 12/10, तो 12/10 यहाँ पे पुट कर दो। यहाँ पे 12/10 पुट करोगे क्या हो जाएगा, 12/10 X माइनस X। इसे आप सॉल्व करोगे तो कितने हो जाएंगे बताओ, 2X/10। अब आते हैं प्रॉफिट परसेंटेज के फॉर्मूला में। थर्ड स्टेप देखो, पहला स्टेप है आपको मारना, है ना। दूसरा स्टेप है दोनों को इक्वल करना। तीसरा स्टेप क्या है इसमें बताओ, प्रॉफिट निकालना। चौथा स्टेप है आपका प्रॉफिट परसेंट निकालना। ये 4 स्टेप में क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। हमेशा इसी यही कंसेप्ट एग्जैक्ट लाइन आपका हमेशा उठ के आएगा, ठीक है। बस अब क्या होगा, आपका वैल्यू थोड़ा चेंज कर देगा, बाकी कंसेप्ट यही रहेगा और स्टेप यही रहेगा। तो अब सिंपल सा प्रॉफिट परसेंट है, प्रॉफिट कितना है, 2X/10 है, मैंने 2/10X लिख दिया है ना। और आपका जो CP है, CP आपने कितना माना है बताओ, तो CP कितना है यहाँ पे देखो, X है, तो CP का X लिखोगे, और फॉर्मूला से आपका 100। तो X से X कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो कितना बचा, 10 × 2 मतलब 20%। ऑप्शन नंबर क्या है इसका, B है। समझ में आया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भाई अच्छे से कर लेना, है ना। इससे अगर समझ में नहीं आया तो फिर से दोबारा देखो, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करना, ओके। क्वेश्चन नंबर 25 देखो क्या है कि फाइंड द नंबर ऑफ साइड ऑफ रेगुलर। ये भी आपका क्या है बताओ, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। तो पूछा है कि नंबर ऑफ साइड बताओ, किसका, एक्सटीरियर एंगल का। जब भी इसकी बात आए तो एक्सटीरियर एंगल पे आपको जाना है। तो एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है 360/n। तो n इसमें क्या है, नंबर ऑफ साइड्स। आपसे पूछा यही n ही पूछा गया है, एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू दे रखा है। यहाँ पे आओ सॉल्यूशन में आओ, तो क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो एक्सटीरियर एंगल कितना दे रखा है, 45 डिग्री दे रखा है, और 360/n। तो n को आप निकालना है, तो n को आप सिंगल करो। तो जब n को सिंगल लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 360/45। इसे आप कट करोगे तो 8 टाइम्स में कट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका, D है। इसमें तो कुछ है नहीं, फॉर्मूला वाला सिंपल सा कॉन्सेप्ट, प्यारा सा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 26 से देखो क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बाइनोमियल। देखो ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, बाइनोमियल, मोनोमियल, ट्राइनोमियल, सारे के सारे क्वेश्चन कई बार पूछे गए थे, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो अब इसमें पूछा है, तो जब भी बाइनोमियल पूछे मतलब कि 2 टर्म, मोनोमियल पूछे मतलब 1 टर्म। एक तो आपको इससे बाइनोमियल से आपको पता है 2 टर्म। अब जो होता है टर्म जो अलग होता है वो किससे अलग होता है, सेपरेट होता है बाय प्लस और माइनस से अलग होता है। देखो इसके अंदर कोई प्लस माइनस है तो आपका 1 टर्म है, इसको कट कर दो। इसके अंदर यहाँ भी प्लस है, यहाँ माइनस है, मतलब इसमें कितने टर्म है, 1 टर्म है, 2 टर्म है, 3 टर्म है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसमें देखो कितने टर्म है, 1 टर्म है, 2 टर्म है। तो आपसे पूछा बाइनोमियल, बाइनोमियल का मतलब क्या होता है, 2 टर्म। 2 टर्म में बताओ किसमें, ऑप्शन नंबर B में है। समझ में आया, रिपीटेड क्वेश्चन है भाई। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन में कई बार पूछे गए हैं, थोड़ा सा बस क्या वैल्यू चेंज कर देता है, बाकी कंसेप्ट सेम लगता है। ये भी आपको रिपीटेड है। हाउ कैन द स्टेटमेंट आपको सिंपल सा क्या एक्सप्रेशन लिखने बोला है, 3/4 ऑफ द नंबर इज 5 मोर देन इट्स 2/3 पार्ट। देखो मैं इसे थोड़ा सिंपल वे में लिख के बताता हूँ। अब नंबर के बारे में पूछा था, नंबर आप कुछ नहीं दे रखा, नंबर को आप सिंपल सा एक्स मानेंगे, पहला स्टेप ये करना है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आओ, यहाँ पे क्या पूछा, 3/4 ऑफ अ नंबर। तो मैंने क्या लिखा, 3/4 ऑफ अ नंबर क्या पूछा है ना, 3/4 नंबर इज इक्वल टू 2/3 पार्ट ऑफ अ नंबर प्लस 5। तो पूछता है कि 5 मोर देन, तो 5 मोर देन किस में, 2/3 में मैंने 5 प्लस कर दिया, ठीक, सिंपल सा है। अब देखो नंबर को आपने क्या माना, एक्स से माना, यहाँ पे एक्स से लिखो, तो 3/4 एक्स
इज इक्वल टू 2 ये एक्स नंबर को क्या मानो एक्स मानो, जहाँ भी नंबर है वहाँ पे एक्स कर दो, 2/3x प्लस 5। तो सिंपल सा है, आपको इक्वेशन पूछता है, इक्वेशन में तो कुछ रहता ही नहीं है, क्या 3/4x इज इक्वल टू 2 है ना, कहाँ गया, इज इक्वल टू 2/3x प्लस 5। ऑप्शन नंबर क्या है, ए है इसका। क्वेश्चन नंबर 28 देखो ये भी आपका यार फुल्ली रिपीटेड क्वेश्चन है, इससे पहले वाले में जस्ट पूछा गया था, है ना, 2022 में पूछा गया था, फिर सेम टू सेम क्वेश्चन। और इसमें मैंने आपको बताया भी था कि जब भी उसमें आपको क्या दे रखा था बताओ, उसमें आपको पूछा था, हाँ ये सेम टू सेम पूछा, ए स्क्वायर प्लस ने उसमें ए भी पूछा था, ए बी का वैल्यू पूछा था शायद, ठीक, बाकी कंसेप्ट सेम है। इसमें दे रखा है इफ़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, 58 है, ठीक है, ये दे रखा है। और आपको दे रखा है ए माइनस बी इज इक्वल टू 4 है, तो वैल्यू पूछो ए बी का वैल्यू क्या है, ये पूछा है। जब भी ऐसा इसमें ए भी पूछ सकता है, एक तो इसमें दो टाइप का क्वेश्चन बताइए, आपसे ए भी पूछेगा या तो आपसे पूछेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछेगा, ठीक, ये दो चीज़ पूछते हैं, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा। इसमें क्या करना, पहला स्टेप सिंपल सा है, जो आपको ये वाला फॉर्मूला उठाओ, इस वाले टर्म को उठाना हमेशा, या तो ये आपको ए माइनस बी के फॉर्म में मिलेगा या ए प्लस बी के फॉर्म में मिलेगा। तो ये जो भी जिस फॉर्म में उसे सेम टू सेम लिखोगे, ए माइनस बी मैंने लिखा, इसको यहाँ पे उठा कर रख दो। अब क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है, तो ए माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर करो तो क्या हो जाए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, तो इसे ए माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ दो तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। अब बताओ यहाँ पे ए स्क्वायर, एक मिनट यार पूरा मिट गया, अरे ऐसा ना हो। तो देखो यहाँ पे क्या देखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आपको वैल्यू कितना दे रखा है, 58 दे रखा है। तो इसके बाद में मैंने क्या लिखा, 58 लिखा, इंटू 2b इज इक्वल टू 16। तो आपसे पूछा क्या है, इसमें ए बी पूछा है, तो देखो यहाँ पे ए बी है ना, तो ए बी को सिंपल सा अलग करो, तो इसे इस 58 को क्या करो, उधर जाकर माइनस करो, तो कितना हो जाएगा 42 माइनस में, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो ए बी का वैल्यू क्या आ जाएगा 21 हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ये दोबारा रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसका सिंपल आंसर क्या हो जाएगा, हाफ द गिवन एनुअल रेट एंड डबल द गिवन ऑफ द, ये थ्योरी, इसमें कुछ बताने वाला है नहीं। क्वेश्चन नंबर 30 देखो क्या है, 30 में थोड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, इफ़ द बस ट्रेवल 160 किलोमीटर इन 4 आवर एंड द ट्रेन ट्रेवल 320 किलोमीटर इन 5 आवर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, देन द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय 1 आवर। सिंपल सा है कि पूछा है मुझे डिस्टेंस का रेशियो बताओ 1 घंटा का, तो आपसे गिवन क्या है, आपको स्पीड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है डिस्टेंस बाय टाइम, ये फॉर्मूला होना चाहिए। अब जो आपको गिवन है ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, तो क्या है कि इफ़ द बस टेबल 160 किलोमीटर इन 4 आवर, तो मैंने क्या निकाला, उसका स्पीड निकाला। जब स्पीड निकालोगे 160/4, तो 160/4 क्या था 40 हो जाएगा। उसी टाइप से किसका निकालो 260, ट्रेन का दे रखा है, तो ट्रेन का क्या है 320/5, तो मैंने क्या लिखा 322/5, इसे जब कट करो तो क्या जाएगा 64 हो जाएगा, ठीक है, ये आपको गिवन है। लेकिन अब आपसे क्या पूछा गया, नाउ अब किसके लिए पूछा है, आपको बताओ कि 1 घंटा अगर दोनों का मैं टाइम अगर सेम कर दूँ तो उसका बताओ डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा। रेशियो किसका पूछा है, देखो डिस्टेंस का पूछा है, तो आप क्या निकालोगे, डिस्टेंस निकालोगे। पहले तो आपने स्पीड निकाला, ठीक है, आप क्या निकालोगे, डिस्टेंस निकालोगे। तो डिस्टेंस ऑफ बस निकालोगे, तो डिस्टेंस से यहाँ से अगर डिस्टेंस का फॉर्मूला निकालोगे तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा ना, स्पीड इंटू टाइम। तो सिंपल सा स्पीड इंटू टाइम, आपने स्पीड कितना निकाला 40 निकाला, और टाइम कितना दे रखा 1 आवर दे रखा, दोनों में 1 ही होगा, क्योंकि पूछा है कि दोनों का क्या है 1 है, स्पीड आपका 1 ही घंटा के लिए दोनों के लिए निकालना है। तो यहाँ पे क्या है 40 × 1 इक्वल 40। अब स्पीड ऑफ डिस्टेंस ऑफ ट्रेन निकालो 64 है ना, 64 × 1 निकालो 64 हो जाएगा। आप दोनों को क्या करो रेशियो करो, और रेशियो क्या करना, पहले बस करना देन ट्रेन करना, नहीं तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा ट्रेन बस हो जाएगा। जैसे पहले बस लिखो तो बस का कितना निकालो 40 और ट्रेन का कितना 64, इससे काट कूट करो तो कितना हो जाएगा 8/5, सॉरी 5/8। तो ऑप्शन नंबर इसका है ऑप्शन नंबर सी है। समझ में आया क्या, बहुत प्यारे, इसमें तो यार बच्चे वाले क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, पहले स्पीड निकालना पड़ेगा तब आपको डिस्टेंस निकालना है ना। तो यहाँ पे होता है आपका क्वेश्चन कंप्लीट। आज का 2023 का कंप्लीट हो गया, आपको 2024 का मिलेगा, आपको कल मिलेगा इसका लेक्चर, कब मिलेगा कल मिलेगा। अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, ये मेरा इंस्टाग्राम का बार कोड है, सब स्कैन करके जा सकते हैं, यानी तो मेरा आईडी है AKadir314। भाई अब ये जरूर बताया करो यार कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है ना, कमेंट क्या करो, लाइक क्या करो, ताकि होता है उससे मोटिवेशन मिलता है, मुझे पता चलता है कि किस फॉलो में चलना है, क्या करना है। अगर स्पीड ज़्यादा लग रहा है तो वो बताओ, स्पीड कुछ भी आप सजेस्ट मुझे कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप सजेस्ट करो ताकि मैं उस अकॉर्डिंग वीडियो को मॉडिफाई करूँ थोड़ा सा। देखो भाई, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया था, प्यारा से चैनल है यार आपके भाई का है, तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब कर लीजिए।
उसका देखो डायरेक्ट आप चले जाओ प्ले लिस्ट में। जब प्ले लिस्ट में जाओगे ना, आपको मिलेगा चैंपियन गाइड, बहुत ही बेहतरीन गाइड है यार, इसे जरूर करके जाना। आपके यहाँ पे 1 घंटे के अंदर कितने चैप्टर हो जाएंगे, 3 चैप्टर आपके 1 घंटे के अंदर कंप्लीट होगा। 20 मिनट का लेक्चर होते हैं, 20 से 25 मिनट के अंदर का लेक्चर होता है, और फुल्ली कंसेप्चुअल होता है, कुछ भी फालतू में उसमें नहीं पढ़ा रहा हूँ। A to Z आपका वो लाइन है जो कि आपके एग्जाम में आ रहे हैं, सेम टू सेम, कुछ नहीं चेंज मिलेगा आपको। इसे जरूर कर लेना अच्छे से, ठीक है। तो आप चले जाओ यहाँ पे चैंपियन गाइड में, तो आपको यहाँ पे 1 घंटे में कितने चैप्टर कंप्लीट होते हैं, 3 चैप्टर कंप्लीट होगा। तो आप यहाँ पे मैं आपको पूरा सीरीज करवाऊंगा, तो उसका नीचे आओगे तो मैथ्स का पीवाई को जरूर कर लेना। 2016 से मैं करवा रहा हूँ, 2016 से आपको 2024 तक का मैथ्स का पीवाई क्यू में। फिर नीचे जाओगे तो साइंस का पीवाई क्यू है, ये भी ऑलरेडी कितना 2016 से 2024 से भी ऑलरेडी करवा रखा है। तो पीवाई क्यू करना क्यों जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और सबसे बेहतरीन चीज़ है चैंपियन मास्टरिंग एनसीईआरटी। आपके पास टाइम है तो आप ये भी जरूर करना है, क्योंकि मैं इसमें हर चैप्टर से 50 क्वेश्चन करवाया हूँ, और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है सारे के सारे, और उससे बाहर तो क्वेश्चन एक भी आएगा ही नहीं। चलिए फिर, आपको वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो इससे आप क्या करें, सब्सक्राइब करें, अपने शेयर करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, और इसे लाइक करें, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको वन शॉट लेक्चर चाहिए या नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो ज़रूर आप मुझे कमेंट करना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय। और नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे बताओ, 2024 का पीवाई को कर रहे होंगे, उसके बाद आपका पीवाई को सीरीज होगा कंप्लीट, और फिर मैं आपके लेकर वन शॉट लेकर आऊँगा, जिसमें आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे, उसे ज़रूर करना है ना, उसे ज़रूर करना, उसे बिल्कुल नहीं भूलना, उसे करके ही जाना अच्छे से। उसके लिए आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना होता है, अगर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है भाई। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तो अपना ख्याल रखो, अच्छे से पढ़ो, बिंदास पढ़ो, टेंशन नहीं लेना। मैथ क्या है, मैथ बहुत आसान है ना, ऐसा आसान कर दूंगा, मेरे साथ जुड़े रहो बस। 9th 10th में मैथ आपको हलवा लगेगा, देख लेना आप, ओके भाई।